औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्वर्ड सीएसएस एकेडमी की तरफ से आपके इस पे हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेजर थ्योरेटिकल मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी या मेजर थियरीज इन द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी में फर्स्ट में स्टार्ट में जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम तीन मेजर कंपोनेंट पढ़ेंगे, तीन मेजर एरियाज के हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल सोशियोलॉजी, फिर उसके बाद हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च के हवाले से बात करेंगे और थर्ड में हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के हवाले से बात करेंगे। तो टुडे और टॉपिक इज़ अबाउट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के हवाले से है। बेसिकली सोशियोलॉजिकल थ्योरी वो एजम्पशन है अबाउट सोसाइटी के बारे में, और इसके बारे में ये कोशिश की गई है, इसके बारे में सोशियोलॉजी के सोसाइटी के बारे में सोशियोलॉजिकल जो एजम्पशन है, सोशियोलॉजिकल जो व्यूज़ है थ्योरेटिकल अबाउट द सोसाइटी, उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कहते हैं। और ये जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है ये अबाउट एजम्पशन है अबाउट सोसाइटी फंक्शन, role of society, application of specific set of the society in studying social life। जब हम सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं, और इस स्पेसिफिक सेट ऑफ थ्योरीज का मतलब ये है कि वो सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के फंक्शन को, सोशल लाइफ को, सोसाइटी को और सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है उनको क्लियर करना या उनके बारे में वजाहत करना, उनकी एक्सप्लेनेशन करना। तो दैट्स बेसिकली ये जो है बेसिकली द एरिया या इसके बारे में स्टडी करना, ये बेसिकली द वर्क ऑफ ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी का ये काम होता है कि सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करना या हेल्प इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉर्म, सोशियोलॉजिकल रोल्स, ह्यूमन फिनोमेनास, ये तमाम चीज़ों को जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करते हैं ये इन थ्योरीज की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सोशियोलॉजी में हम थ्योरीज की बात करते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज जो है सोशियोलॉजी में इस्तेमाल में होती हैं, और ये जो कि बेसिकली एजम्पशन होती है। मिसाल के तौर पर सोसाइटी इज़ यूनिफाइड है, एक एजम्पशन है कि सोसाइटी यूनिफाइड है। एवरीथिंग सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर उनकी इंटरेक्शन होती हैं और एक दूसरों के साथ इनकी इंटरेक्शन होती, डिपेंडेंसी होती हैं, तो देयरफॉर सोसाइटी यूनाइटेड है। और सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रुप पे मुश्तमिल है जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन होती हैं, इंटीग्रेशन होती है। तो थर्ड व्यू ये है कि सोशल लाइफ कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हम उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सोशल लाइफ की जो मेजरमेंट की हम बात करते हैं कि इसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्वर आउटसाइड से। और फिर इसके बाद ये है कि सोशियोलॉजी शुड बी यूज्ड टू एनेक्ट सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस को एनेक्ट करने के लिए हम सोशियोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी ह्यूमन की वजह से है, ह्यूमन ने मिल के सोसाइटी को बनाते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ लेवल पे या मुख्तलिफ डिग्रीज पे जो सोशोलॉजिकल चेंज होती है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर चेंज होना ये मस्ट है, ये ह्यूमन नेचर भी है कि हम कभी एक स्टेट में, एक कंडीशन में कभी नहीं रह सकते हैं। ऑलवेज टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ फैक्टर के साथ साथ हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होती हैं, और उस इन्फ्लुएंस के रिज़ल्ट में हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, और हम उसी इन्फ्लुएंस उसके रिज़ल्ट में हम चेंज होते रहते हैं। और ये ह्यूमन फिनोमेना, जब हम चेंज होंगे तो हमारी दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन होगी, रिलेशनशिप होगी, वो भी चेंज होगी, और वो जब चेंज होगी तो चेंजेस आएगी। तो इसी तरीके से इनको हम ऑब्जर्वेशन से, ये जो फिनोमेना है ऑब्जर्वेशन से हम इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम इसको जज कर सकते हैं, हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं हाउ मच सोशल चेंज आया। तो ये मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो ऑब्जर्वेशन। और सोशियोलॉजी शुड बी वैल्यू फ्री, और इसकी जो वैल्यू फ्री होनी चाहिए वो सोशियोलॉजी को अगर हम इस वैल्यू के साथ करेंगे, अटैच करेंगे, तो इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी। वाई शुड आई केयर, वाई शुड आई थिंक, वाई शुड आई केयर ऑफ theories? Theories बेसिकली एक्सप्लेनेशन होती हैं
और एक्सप्लेनेशन होती है मुख्तलिफ चीज़ों की सोसाइटी के अंदर। थियरीज़ का काम यह है, सोशियोलॉजिकल थियरीज़ का काम यह होता है कि वो सोशियोलॉजी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट को डिफ़ाइन करना, उनकी एक्सप्लेनेशन करना। तो इस हवाले से 3 मेजर थियरीज़ हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की जो बात करते हैं, हमारी सोसाइटी की कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो उनकी मदद से हम सोशियोलॉजी के सोसाइटी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट, इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, इनको इन टर्म ऑफ दीज 3 जो सोशियोलॉजिकल मेजर पर्सपेक्टिव है या 3 मेजर सोशियोलॉजिकल थियरीज है, इनकी लाइट्स में हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोसाइटी बेसिकली एक ऑर्गेनिक बीइंग है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के मुताबिक सोसाइटी एक ऑर्गेनिक बीइंग है और ये इंटर रिलेटेड है, और ये जो इंटर रिलेटेड पार्ट्स है ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और एक हार्मोनाइज अंदाज में ये काम होता है, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स की एक दूसरे के साथ हार्मोनी होती है और ये हार्मोनाइज अंदाज में इकट्ठा काम करते हैं। तो इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं। यानी एक तो स्ट्रक्चर है और फिर स्ट्रक्चर के फंक्शन के साथ एक एक्टिविटी है और जॉइंटली इंटर रिलेटेड पार्ट्स जो है वो काम करते हैं टुगेदर इन द हार्मोनी। और इनमें वर्क इनका जो होता है स्ट्रक्चर का, फंक्शन का, ये एक हार्मोनाइज अंदाज में है। इनमें एक रिलेशनशिप है, इनमें एक कोऑर्डिनेशन काम है, एक हार्मोनी में इनका काम होता है। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो थ्योरीज है वो है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी का मतलब ये कन्फ्लिक्ट से निकला है कि हमेशा सोसाइटी के अंदर कंपटीशन होती है। सोसाइटी इज बेसिकली अ कॉम्पिटिटिव होती है। फ्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है हमेशा कोशिश करते हैं टू गेन द पावर ऑफ रिसोर्सेस के पावर को गेन करने के लिए। अब जब एक सोसाइटी के अंदर फ्यू ग्रुप्स होंगे और उनकी स्ट्रगल होगी और दे विल कम्पीट फॉर रिसोर्सेस, तो हमेशा कन्फ्लिक्ट होगी, स्ट्रगल होगी, क्राइसिस होगी, एक दूसरे के ऊपर अटैक होंगे। अब इस रिजल्ट के जरिए से, यानी इस कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, कंपटीशन के जरिए से सोसाइटी के अंदर जो रिलेशनशिप, सोसाइटी के अंदर के फेनामिनास को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कहते हैं। यानी इस कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरी का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, जिसकी मदद से हम सोसाइटी के अंदर डिफरेंट फेनामिनास, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जो रिलेशनशिप है उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम इस्तेमाल करते हैं, वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है बेसिकली कन्फ्लिक्ट थ्योरी पे है कि हमेशा कन्फ्लिक्ट है, एक के पास पावर ज़्यादा है, एक के पास पावरलेस है, तो पावरफुल और पावरलेस की हमेशा कंपटीशन होती है। एक के पास सोर्सेज है और एक विदाउट सोर्सेज है, तो हमेशा विदाउट सोर्सेज और सोर्सेज के दरमियान एक स्ट्रगल, एक ट्राई, कंपटीशन होती है और इस रिजल्ट में सोसाइटी के अंदर चेंजेस भी होती है। तो सोसाइटी इन्होंने कन्फ्लिक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्फ्लिक्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ये लोग स्टडी करते हैं। थर्ड जो है उसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। सोसाइटी एसेंशियली एक सेट है ऑफ डेली इंटरेक्शन दैट इज गाइडेड बाय सिंबल्स। डेली इंटरेक्शन का है कि डेली लाइफ में जिस तरीके से इंटरेक्शन होती है, हमारी इंटरेक्शन दूसरे बीइंग के साथ, फिर हमारी और बीइंग की इंटरेक्शन हमारी कल्चर के फिज़िकल, नॉन फिज़िकल, कंक्रीट और जो एब्स्ट्रैक्ट मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ होती है, लैंग्वेज के साथ है और इसी तरह से मुख्तलिफ हमारी सिम्बल्स है। तो ये इंटरेक्शन की रिजल्ट में ये इंटरेक्शन बेसिकली सिम्बॉलिक होती है एंड दीज इंटरेक्शन आर गाइडेड बाय सिम्बल्स। सम सिम्बल्स जो होते हैं वो हमें गाइडलाइन देते हैं। ये सिम्बल कुछ भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि हमारी कभी इंटरेक्शन जो है सिंपल की वजह से होती है और उन सिम्बॉलिक से गाइड लेके फिर हम उसी तरह इंटरेक्शन करते हैं। तो ये 3 डिफरेंट किस्म की थ्योरीज है। ये 3 थ्योरीज सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पफुल है। तो सोसाइटी की जब हम एक्सप्लेन करते हैं, सोसाइटी के अंदर के फिनोमेना,
तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में 3 थ्योरीज, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये तीनों जो है ये हेल्पफुल है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें, मिसाल की तौर पर इसकी पर्सपेक्टिव की बात करें, तो एक पर्सपेक्टिव जो है वो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये 3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। अब एक जो मेजर पॉइंट है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट की मेन पॉइंट ये है, मेन एजम्पशन ये है, दावा ये है कि सोसाइटी इज ऑर्गेनिक, सोसाइटी एज अ होल एक ऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक इनकी कंपोजिशन है और ऑल पार्ट्स में है, और ऑल पार्ट जो इस ऑर्गेनिक के हिस्से हैं और दे आर स्टेबल पार्ट। जिसकी मिसाल हमारे पास है ह्यूमन। इस तरह हम हमारी बॉडी है एज अ होल, हाथ है, बॉडी के बगैर, बॉडी के साथ इंटीग्रेशन के बगैर इसकी कोई मीनिंग नहीं है। आई है, जब तक आई इस पोजीशन में है, इंटीग्रेटेड है बॉडी के साथ, तो इन इंटीग्रेशन दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। इसी तरीके से बाल है, जब तक ये बाल यहाँ है, इंटीग्रेटेड है विद बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी है, मीनिंगफुल है, फंक्शनल है, बॉडी के बाहर कुछ नहीं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का ये कि ये स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है, एक चीज है स्ट्रक्चर हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो स्ट्रक्चर जो है वो हार्डवेयर एक मैकेनिज्म है और फंक्शन सॉफ्टवेयर है। अब जब हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा, हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर का क्या फायदा, स्ट्रक्चर ना हो तो फंक्शन का क्या फायदा, हाथ ना हो तो आप किसी भी चीज को, बहुत सारी चीजों आप नहीं उठा सकते, अगर आपका दांत ना हो तो बहुत सारी चीजें फैसिलिटी आपके पास होगी, आप नहीं चुबा सकते जो दांत का काम है। अगर बहुत सारी खूबसूरती हो लेकिन आप ब्लाइंड है, आपके पास एवरीथिंग है, एवरी गिफ्ट ऑफ गॉड है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है विद यू एंड यू हैव द पास, बट आप ब्लाइंड है तो आप नहीं देख सकते। तो इन शॉर्टली जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरिस्ट है, जो पर्सपेक्टिव है, इसके मुताबिक सोसाइटी की मिसाल एक बॉडी की तरह है, जिस तरह बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स है, मुख्तलिफ ऑर्गन है और ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेटेड होंगे तो मीनिंगफुल है, नहीं है तो मीनिंगलेस है। अब इनका ये है, इनका जो फोकस है ये मैक्रो लेवल पे इनका फोकस है, इनका फोकस मैक्रो लेवल पे है। तो सोसाइटी को जिस पर्सपेक्टिव में स्ट्रक्चरलेस और फंक्शनलेस स्टडी करते हैं तो ये एक हाईएस्ट लेवल पे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट या एजम्पशन या जो दावा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का वो ये है कि सोसाइटी सेट ऑफ ग्रुप है, ग्रुप्स का एक सेट है, दे आर कंपीटिंग फॉर द पावर, फॉर रिसोर्सेज, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में है। इन सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के साथ हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड इनकी रिलेशनशिप है। इनकी कोशिश होती है हमेशा कि वो पावर गेन करें, इनकी हमेशा कोशिश होती है कि वो compete करते हैं एक दूसरे को, और हमेशा इनकी जो स्ट्रगल है फॉर द पावर से, इन ऑर्डर टू गेन द पावर, उनकी कोशिश होती है कि पावर को गेन करें। तो ये इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज कहते हैं, इनका नेचर जो है वो कॉन्फ्लिक्टिव है। मिसाल के तौर पर यह है कि हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट है, आपके पास है मेरे पास नहीं है, तो मैं आपके साथ लड़ूंगा, आपसे कोशिश करूंगा कि अपने लिए जो राइट्स है, अपने लिए फैसिलिटीज है, रिसोर्सेज है, अपने लिए भी गेन करूँ। तो दैट्स जो एक आपस में क्राइसिस है, आपस में इंटर कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है, फाइटिंग है, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरेटिकल है कि सोसाइटी के अंदर तमाम रिलेशनशिप ऐसी में है, यही ताल्लुक है, एक दूसरे का लड़ते हैं। हम जानवरों को देखते हैं ना, जब चारा डालो बहुत सारे जानवर आते तो एक दूसरे को धकेलते, एक दूसरे को हमला करते ताकि हम उसको हासिल करें। फिर या इसके अलावा कोई बिल्ली के सामने अगर गोश्त डाले, बिल्ली ले तो और बिल्लियाँ भी उनके पीछे भाग जाती है ताकि उसे ले लें। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज है और ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है सोसाइटी। थर्ड जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसकी जो एजम्पशन है या जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सोसाइटी बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ डेली इंटरेक्शन की, डेली बेसिस इनकी इंटरेक्शन होती है, लेकिन ये इंटरेक्शन गाइडेड होती है बाय सम सिंबल्स। आउटसाइड सिंबल्स है इन द सोसाइटी, सिंबल्स हैं जो हमें गाइड करती है, और उन सिंबल की वजह से हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो फोकस है वो माइक्रो है,
कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के मैक्रो है, लार्ज पे है, एज अ होल है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जब हमारी इंटरेक्शनिज्म हो जाए विद सिंबल, देयरफॉर वी एक्ट, देयरफॉर वी इंटरेक्ट, देयरफॉर वी आर डूइंग इंटरेक्शन with each other, with others, with different things in the society, that interaction is controlled by symbols. इस वजह से इसको symbolic interactionism कहते हैं। और ये चूंकि एक सिंबल से एक माइक्रो लेवल इनकी फोकस है, तो ये theoretical perspective है या sociological theories है in the field of the sociology. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको कहा था कि ये 3 सोशोलॉजिकल थीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सोशोलॉजिकल जो थ्योरिस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना भी, क्योंकि ये सोशियोलॉजी एक जनरल सोशियोलॉजी है, एक सोशोलॉजिकल थीरीज है और एक सोशोलॉजिकल रिसर्च है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पॉपुलर अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट पेर्सन्स ने 1940 में इसको पॉपुलराइज किया। पॉपुलराइजेशन इसने की सोसाइटी इज स्टेबल है, और पार्ट टुगेदर आपस में मिलकर एक स्टेबल सोसाइटी को बनाते हैं। सोसाइटी के अंदर हम सोशल होते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज को शेयर करते हैं, ईच पार्ट की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है टू ऑल फंक्शन, और इट इज बेसिकली मैक्रो लेवल फंक्शन। तो स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट के मुताबिक ये सोसाइटी है, इसकी जो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के अगर हम देखना चाहे तो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी एज अ बॉडी है, एज अ ऑर्गन है, एज अ बॉडी है, और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। मिसाल रिलीजन भी इसका ऑर्गन है, एजुकेशन भी ऑर्गन है, फैमिली भी ऑर्गन है, जुडिशियल सिस्टम भी एक ऑर्गन है, मीडिया भी ऑर्गन है, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एक ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन अलहदा अलहदा इनके अलहदा स्फेयर है, इनके अलहदा स्फेयर है, अलहदा डोमेन्स है। रिलीजन का अपना है, एजुकेशन है, सेल्फ में है, फैमिली डिफरेंट है, जुडिशियल, लेकिन ये कोऑर्डिनेटेडली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। रियल वर्ल्ड में अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम ट्रेडिशनली फैमिली स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो हस्बैंड का एक अलग रोल है। हस्बैंड का रोल क्या है ट्रेडिशनल फैमिली में कि वो आउट जाए, वो कमाई करे और बीवी बच्चों रखवाली करे, और बीवी का काम यह है कि हाउस के तमाम फंक्शन को कर ले। मेन का यह है कि वो इनकम अर्न कर ले, और वुमेन का यह है कि उसको बेटर अंदाज में बच्चों पे खर्च करे। ये ट्रेडिशनल का सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में यही स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ये है हस्बैंड वाइफ, इनका एक स्ट्रक्चर है। फंक्शनल ये है, हस्बैंड का फंक्शन है बाहर से कमाना, वाइफ का फंक्शन है उससे बाहर से वो कमा के लाएगा, उन्होंने वो बच्चों पे खर्च करना और उसी की मदद से घर के इंतज़ाम और घर के जो अफेयर्स है उनको चलाना। अब देखो स्ट्रक्चर हस्बैंड वाइफ है, फंक्शन बाहर काम कमाना, घर के उमूर करना, वॉशिंग करना। स्ट्रक्चर और फंक्शन इनकी यूनिटी है। अगर जब तक ये यूनिटी में है तो इनकी इंटरेक्शन हो रही है, इनकी फैमिली सर्कुलेट करेगी, हस्बैंड कमाएगा, वाइफ खर्च करेगी, बच्चों की रखवाली करेगी, तालीम दिलवाएगी, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन में है फैमिली। क्योंकि फैमिली एक सोसाइटी के एक सोशल स्ट्रक्चर में है, एज अ ऑर्गन है, पार्ट अलहदा अलहदा, बच्चों के अलहदा, माँ बाप अलहदा है और माँ अलहदा है, हस्बैंड अलहदा है, वाइफ अलहदा है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर काम करे, दूसरा काम न करे, काम नहीं चल सकता। तो इसको स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। बेसिकली इसको कार्ल मार्क्स ने पेश की थी। जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, कार्ल मार्क्स वाज बेसिकली जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और इसको फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म का जो व्यू है सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने इसको पेश की थी। सोशल ग्रुप के ऊपर इसने बात की थी कि दुनिया में दो है, एक वर्कर है और एक कैपिटलिस्ट है। वर्कर को उन्होंने और कैपिटलिस्ट के दरमियान हमेशा एक स्ट्रगल है
और एक इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट्स है, और ये कॉन्फ्लिक्ट फॉर रिसोर्सेज है एंड पावर। एक के पास पावर भी है, रिसोर्सेज भी है, दूसरे के पास न पावर है न रिसोर्सेज है। तो इसलिए जिसके पास पावर और रिसोर्सेज नहीं है, दे विल ऑलवेज फाइट अगेंस्ट दोस्त जिसके पास पावर भी है और जिसके पास रिसोर्सेज भी है। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगी और इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी होगी। तो ये जो है ये बेसिकली मैक्रो लेवल पे है, हायर लेवल पे है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे है सोसाइटी की तमाम रिलेशनशिप इस बेस पे है। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम कर ले, मेन है तो वुमेन के साथ हमेशा अपोजिशन में है। वुमेन कहेगी कि वुमेन हक नहीं दिया, मेन कहेगा वुमेन की जो हो वुमेन जो है अपनी फराइज अदा नहीं की। इसी तरीके से अमेरिकन सोसाइटी हमेशा ये करेंगे कि ये माइनॉरिटीज़ है, रेडिकल्स है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है, वो कहेंगे कि दे आर, ये जो है एम्पेरिसिस्ट है और ये एम्पेरियलिस्ट है, ये जो है ये कैपिटलिस्ट है और इन्होंने हमारे हुकूक को हजम की है, हड़प की और हमें हुकूक नहीं दे। तो ये एक किस्म की हमेशा से कन्फ्लिक्ट होगी। हमेशा से वर्कर की ये होते हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट है, और मैनेजमेंट कहेंगे कि वर्कर कमजोर है, वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमेशा से एक कन्फ्लिक्टिव नेचर में ये रिलेशनशिप चलती है। और ये जो थ्योरेटिकल एक एस्पेक्ट है सोसाइटी में, इसको कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। हमेशा से एक कन्फ्लिक्ट है, एक स्ट्रगल है, एक कंपटीशन है। रियल वर्ल्ड में अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मेल का एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में रोल यह है कि वो बाहर से कमाए। अब वो जो बाहर से कमाएगा तो इसके बाद वो क्या करेगा, घर को लाए, घर को चलाए। इसकी वजह से क्या होती है कि जब मेल कमाने के लिए जाता है तो पोटेंशियल जो कंपटीशन होती है वुमेन की तरफ से वो मार्केट में कम होती है। मेल का चूंकि एक रोल है, टाइटल, तो मेल जाएंगे, वुमेन की तरफ वुमेन नहीं आएगी, कंपटीशन कम होगी। तो इस वजह से वुमेन जो है वो वुमेन करके काम करेगी। लेकिन अगर वुमेन भी जाए, मर्द भी जाए, तो घर के काम कौन करेगी? डोमेस्टिक वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी? तो इट मीन्स कि इस बेस पे मेन का जो रोल है वो सुपीरियर है, बाहर से वो कमा के लाता है, और वुमेन जो है घर में काम करेगी। अगर वुमेन भी वहाँ जाए तो फिर घर का काम कौन? तो वुमेन वहाँ से आएगी, घर में भी काम करेगी, बच्चों की रखवाली भी करेगी, जॉब भी करेगी। तो इस वजह से क्या हमेशा कंप्लेंट होगी, मैंने ज़्यादा काम किया, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मुझे देखा है, मैं सुबह से अभी तक काम करती हूँ, मैंने सुबह दफ्तर में भी काम किया, नाश्ता भी बनाया, लंच भी, डिनर भी, और फिर भी काम, बच्चों को दूध भी पिलाई, ये काम, कपड़े भी धोए। तो इसका मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट होगी सिचुएशन। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज कहते हैं। फिर उसके बाद जो है थर्ड जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी हर्बर्ट ने पेश की थी, और ये माइक्रो लेवल की रिप्रेजेंटेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, सोसाइटी, हमारी जो इंटरेक्शन होते हैं डेली बेसिस पे मुख्तलिफ लोगों के साथ, पीपल की इंटरेक्शन होती है मुख्तलिफ सिंबल के साथ। मिसाल के तौर फिजिकल और वो कंक्रीट सिंबल जिसके साथ हमारी हो जाती है। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज बेसिकली सिंबल्स है, और ये बेसिकली कंक्रीट है, ये बेसिकली फिजिकल और ये नॉन फिजिकल है, इसके फिजिकल वजूद नहीं है। तो फिजिकल या नॉन फिजिकल दोनों के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट के साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट रहती है। तो वो हमें कुछ मीनिंग देती है, कुछ इशारे देती है। उस इशारे के बेस पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और रियलिटी बेस्ड हम वैल्यू जजमेंट, हम इसके रियलिटी में हम सब्जेक्टिव चीज़ें शेयर करते हैं, हमारी इंटरेक्शन हो जाती है। अब इसकी मिसाल ये है, हस्बैंड एंड वाइफ अगर आपस में बातें करते हैं तो फिर उसके बाद क्या है कि ये उनकी है। उसके बजाय अगर हम टेक्स्ट करें अपने फ्रेंड्स को इसी दौरान और उसी को भी बात कर ले, सिंबॉलिकली हम देखो एक जगह पे मौजूद है लेकिन किसी और की भी इंटरेक्शन हो रही है। और वो इंटरेक्शन जो है सोसाइटी में मुख्तलिफ लेवल पे ये इंटरेक्शन हो रही है। घर में हम काम कर रहे हैं, उसी दौरान किसी फ्रेंड को भी हम मैसेज टेक्स्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ हमारी एक कम्युनिकेशन भी चल रही है। अब हम
अपने दोस्त को हाथ लेकर रहे हैं, साथ में हम चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। तो कुछ सिंबॉलिकली, कुछ सिंबल की वजह से हम शेयर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आप रास्ते चल रहे हैं, सामान ला रहे हैं, दोस्त अपने रिश्तेदार से मिलते हैं, दुआ सलाम भी करते हैं, इधर हम अपना काम भी कर रहे होते हैं, सामान भी उठा के घर आ रहे होते हैं। अब रियल लाइफ में अगर इसकी हम बात करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन को हम ये कहते हैं, एक कपल से वो बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनके रोल के ऊपर, और ये वर्बल नॉन वर्बल कोई भी कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर ये कर ले कि कितने बच्चे चाहिए हमारे लिए, डोमेस्टिक अफेयर किसके होंगे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, अब ये मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें जो हम करते हैं, बेसिकली हमारी जो इंटरेक्शन होती है ये थ्रू सम वर्ड के ज़रिए से, सम सिंबल के ज़रिए से हो रही है। और ये सिंबल लाजमी नहीं है हम आपस में बात कर रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ, या से मेरे अल्फाज में किसी और जगह बैठ के रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाता हूँ, आपको नेट के ज़रिए से आप तक ये बात पहुँचाता हूँ। अब यहाँ से जो आवाज़ निकली, यहाँ से जो अल्फाज में अदा करता हूँ, जो साउंड में निकालता हूँ, आप तक मैं पहुँचाता हूँ। अब ये जो है मेरी और आपकी इंटरेक्शन, ये किसके ज़रिए से होती है, ये सम वर्ड्स, सम सिंबल के ज़रिए से होती है। अब इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। हमारी और आपकी जो इंटरेक्शन पॉसिबल हुई, दैट इंटरेक्शन पॉसिबल हुई ड्यू टू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की वजह से। इस तरह हम सोसाइटी में बहुत सारे काम, क्योंकि सोसाइटी में हम सोशल बीइंग है और हम इस सोसाइटी के पार्ट है, हम मिलकर सोसाइटी को बनाते हैं। तो सोसाइटी बेसिकली हमारी वजह से हम है जो कि मीनिंग देते हैं टू सोसाइटी। ये हम है जो सोसाइटी को एक पिक्चर देते हैं, सोसाइटी को एक डायरेक्शन देते हैं। तो सोसाइटी के अंदर हमारे जो काम, जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल रिलेशन है, 3 तरीके से हो रहे हैं। एक तरीका जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का है। अगर मेरा रोल है टीचर का तो मैं टीचिंग कराऊंगा, आप लर्निंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करूंगा, आपकी कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर अंदाज में एक टॉपिक आपके माइंड तक पहुंचाऊं। ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है। स्ट्रक्चर है, टीचर हूं तो पार्ट ऑफ द लर्निंग हूं, स्टूडेंट है आप पार्ट ऑफ लर्निंग है, तो इसी तरह हमारी कोऑर्डिनेशन होगी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एक है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हम देखते हैं, हमेशा कोशिश होती है घर के अंदर बहन भाई, इसी तरीके से हम सोसाइटी क्लास में देखते हैं तो हमेशा कंपटीशन होती है, हमेशा बास के पास होती है, बास के बाद जिनके पास होती है सम पावर, सम रिसोर्सेज, दूसरे की कोशिश होती है वो भी इसको गेन करें जिनके पास नहीं होती। तो इसे एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में है। और इसको सबसे पहले जो है कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ की, ये जो डिफरेंस थी कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन की और मार्क्सिज्म की थ्योरी उसने पेश की। इस पेज पे को कम्युनिज्म कहते हैं। उसके मुताबिक हमेशा से सिस्टम के अंदर एक क्लास है जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, मनी है, कैपिटल है, सरप्लस कैपिटल है। देयरफॉर दे आर एक्सप्लॉइटिंग क्लास को। वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। वर्किंग क्लास के पास ना रिसोर्स है ना पावर है, तो हमेशा इन दोनों की आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है। हम देखते हैं आमतौर पर जहाँ भी दुश्मनी होती है हमेशा इसलिए होती है जिनके पास, किसके पास रिसोर्सेज पावर हो, दूसरे के पास ना हो। तो रीज़न ये है कि इसके पास क्यों है और इसके पास क्यों नहीं है, और इस रिजल्ट में उनकी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है। और इस रिजल्ट में इनको हम कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। बहुत सारे उन्होंने आमतौर पर जिसको जेलिसी कहते हैं, ऑफिस में, डिपार्टमेंट में यही होता है कि यार ये बंदा, यार इसको देखो, इसकी शक्ल देखो, यार इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, मुझ में क्या कमी है। तो उसके साथ मैं कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके खिलाफ में एप्लीकेशन भी लिखूंगा, उसको रिजेक्ट भी करेंगे, उसको टारगेट भी करूँगा, कोशिश ये करूँगा किसी न किसी पॉसिबल तरीके से उसको मैं डाउन करूँ और इस स्ट्रगल में रहूँगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है कि मैं कोशिश करूँगा कि यार इस बंदे ने क्या, चाहो मैं जाके अभी बॉस के पास जाके उनकी कंप्लेंट करवाता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है और ये ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंगली ये सोसाइटी